मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद और सदन को ये कहना चाहता हूँ, ये जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के संविधान सभा ने ये देश का संचालन कैसे हो, हर दृष्टि से प्रत्येक ऐसी बात पर जो हमारी संघीय व्यवस्था को मजबूत करे उस पर उन्होंने चर्चा की। और उसी चर्चा के दौरान ये बात भी बहुत प्रमुखता से आई थी कि राज्यपाल निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिए। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी और इसमें अंत में संविधान सभा ने ये स्वीकार किया था कि इस पद पर भारत सरकार द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरा जाना बेहतर होता। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल केंद्र और प्रांतों के बीच जो संबंध है उसमें एक मजबूत कड़ी है और राज्यपाल के माध्यम से हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है उससे प्रांतों के हितों के संबंध में वो अच्छी तरह से व्यवस्थाओं को कर सकते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया के रूप में काम करते हैं और जैसी हम सबको जानकारी है कि पार्लियामेंट का रूप ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के पूरा होता है, उसी दृष्टि से जहां राष्ट्रपति की बहुत प्रमुख भूमिका होती है वैसे ही राज्यपाल की भी प्रदेशों के लिए बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 153, 155 और 156 इसमें संशोधन के लिए अनुरोध आप अपने बिल के माध्यम से किया था। वास्तव में वो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ है और अगर उस तरह के संशोधनों को किया जाता है तो जो संविधान सभा के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी उन व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाएं बनती हैं। इस दृष्टि से ये जो उन्होंने बिल पास किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो सदन बहुमत के साथ उसको स्वीकृत करेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय जो संस्थाओं के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी उस दृष्टि से जैसे पार्लियामेंट का रूप एक दिया गया कि पार्लियामेंट का पूरा स्वरूप होगा जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलाकर के पार्लियामेंट होता है। तो जब उसमें ये आया कि लोकसभा के माध्यम से लोगों की भावनाओं के विषय में जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जा सके, उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप शासन चल सके, उस दृष्टि से जहां लोकसभा की बड़ी भूमिका होती है वहीं राज्यसभा राज्यों की सभा होती है। राज्य के लोग, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा के सदस्य को इसलिए चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। अभी जैसी व्यवस्था है उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन आमतौर पर जो संविधान की मंशा थी वो मंशा ये थी कि राज्यसभा में जो चुनकर के सदस्य जिन राज्यों से आए वो लोकतंत्र के जो हमारे प्रहरी हैं, जो हमारे लोकसभा में लोग हैं, जन आकांक्षाओं के अनुरूप बिल लाए हैं, उनकी समीक्षा अपने राज्यों के हित में वो कैसे हैं उनको करनी चाहिए और पार्टीगत जो भी उनकी प्रतिबद्धताएं हों उनसे ऊपर उठ करके राज्य के सोच के लिए करना चाहिए। इसलिए राज्यसभा का सदन ये कहा जाता है कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में आना चाहिए और उसके बाद जो राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है वो इसी दृष्टि से जाता है कि राष्ट्रपति देखते हैं कि वो हमारे देश के प्रतिकूल तो नहीं है। और ऐसे कुल मिला करके पार्लियामेंट की जो भावना होती है वो ये होती है कि लोगों के साथ साथ प्रदेशों, जो संघ में शामिल हमारे प्रदेश हैं और राष्ट्र, ये सारे लोगों के हित में ही कोई बिल हमारे पार्लियामेंट से पास हो और लोगों के हितों के अनुरूप वो काम करे। उसी दृष्टि से जब संविधान सभा में जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति के विषय में जब ये बात कही गई तो ये बात उभर करके आई कि राज्यपालों को कैसे नियुक्त किया जाए। कई लोगों ने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि राज्यपालों का जो चुनाव हो वो निर्वाचित किया जाए, लेकिन संविधान सभा में सारे विद्वानों ने बहुत लंबी चर्चा करने के बाद एक मत हो करके ये तय किया कि चुने व्यक्ति से अगर हम उसको चुनते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के बीच न केवल प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होंगे बल्कि वो व्यक्ति किसी न किसी दल के प्रति
वो समर्पित हो जाएगा, जबकि अपेक्षा संविधान ने ये की थी कि राज्यपाल पार्टीगत जो हमारी उनकी प्रतिबद्धताएं हों उनसे ऊपर उठ करके निष्पक्ष रूप से उस राज्य के हित में क्या है और राज्य से केंद्र के संबंध किस तरह के हों, उस दृष्टि से वो राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर चुने जाते हैं। उस दृष्टि से अगर हम लोग ये कहेंगे तो इसमें एक होता है कि अगर हम सीधे सीधे, जैसा उन्होंने अपने संविधान संशोधन में ये कहा है 153 में कि ऐसे लोगों को जैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, वो निश्चित रूप से हमारे संघीय ढांचे के प्रतिकूल होगा। अगर इस तरह से व्यक्ति को चुना जाता है तो अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण जहां से वो चुनाव जीत के आते हैं उस दृष्टि से वो अपने निर्णयों को लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा जब वो नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने से सीधे सीधे प्रदेश सरकार और जो संघीय सरकार है उस सरकार के बीच में एक बेहतर संवाद हो, बेहतर संबंध हो और राज्यों की स्थितियां जो हैं उन राज्यों के हितों में राज्यपाल निष्पक्ष रूप से पार्टी के ऊपर उठ करके अपने निर्णयों को कर सकें, जिससे राज्य और राज्य के लोगों को फायदा हो। उस दृष्टि से हमारी उस समय की संविधान सभा ने ये तय किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उन्होंने जैसे कहा, और उसके बाद जो 1956 में एक संविधान संशोधन आया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। पहले केवल संविधान में जो हमारा 153 था उसमें यही था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उन्होंने इसमें भी कहा कि परंतु हटा दिया जाए, परंतु 1956 में संविधान में 7वें संशोधन के द्वारा इसको लेकर के आया गया था और इस अनुच्छेद में यही बात कही गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। वो समस्या मेरे ख्याल में उस समय आई होगी जब किसी राज्य में किसी कारण से राज्यपाल नहीं होंगे और राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई होगी, तो उस दृष्टि से ये 1956 में संविधान में संशोधन लाया गया होगा कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सके। और ये संघीय ढांचे को बनाने के लिए और एक सुविधाजनक स्थिति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, उस दृष्टि से मेरे ख्याल में ये 1956 में परंतु जोड़ा गया था, जिसके लोप की वो बात कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है और उससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। दूसरा, उन्होंने 155 में संविधान संशोधन के लिए कहा था, जिसमें ये होता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उन्होंने इसके लिए कहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त ना होकर के उसको चुन के राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। और वो चुनाव के लिए उन्होंने जैसा कहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हों, ग्राम पंचायतों के हों, इस तरह से उन्होंने कहा। तो ये एक तरह से जिस तरह से जो सरकार चुन करके आती है, जो विधायक चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और वहाँ के मंत्री चुने जाते हैं, प्रदेश की सरकार होती है, उस पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई चुना हुआ मुखिया होगा तो उसको तो हम ऐसी दृष्टि से देखेंगे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति हो गया, तो वो उस सरकार के ऊपर एक बड़ा पद हो जाएगा, जिससे जो हमारा संघीय ढांचा है उसके लिए ठीक नहीं है। और राज्यपाल का चुनाव करवाना हमारी जो प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसके माध्यम से वो चाह रहे थे, वो किसी भी दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि हमारे संविधान के लिए भी ठीक नहीं है और संघीय ढांचे के लिए भी ठीक नहीं है। तीसरा जो उन्होंने संविधान का संशोधन दिया है वो 156 दिया है। 156 में उन्होंने ये कहा है, संविधान में इसकी ये व्यवस्था थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा जो उसके कहा जाएगा उसके अनुसार वो अपने पद को ग्रहण करेंगे। अगर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और उसके बाद अगर बीच में वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपने पद से अगर वो चाहें तो त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तीसरा उसका वो अनुच्छेद का भाग था। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन राज्यपाल उस तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करता है।
बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं आता। ये एक समुचित और सुव्यवस्थित ठीक तरीका था, लेकिन उन्होंने जो ठीक तरीका है अभी उन्होंने जो कहा है, इसमें जो संविधान में वो संशोधन चाह रहे हैं, उन्होंने संविधान संशोधन के लिए कहा है कि राज्यपाल पद ग्रहण करने की तारीख के 5 साल की अवधि के लिए तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये उसके सापेक्ष इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के कहने के अनुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा। तो ये पूरी तरह से इस जो हमारा अनुच्छेद 156 है उसके खिलाफ भी है और संघीय ढांचे के अनुकूल भी नहीं है। दूसरा जो उन्होंने दिया कि जो हमने कहा कि राज्यपाल अगर चाहे तो वो अपने पद को छोड़ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपना पद त्याग कर सकता है। अब राज्यपाल संवैधानिक रूप से प्रदेश का मुखिया होता है, वो विधानसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और ये बहुत हास्यास्पद भी है कि कोई राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे। विधानसभा के अध्यक्ष को तो इस्तीफा चुनी हुई सरकार के लोग, क्योंकि जो उनके विधायक होते हैं दूसरे दल के होते हैं वही देते हैं, बाकी तो मुखिया राज्यपाल को देता है जाके। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल को अपने त्याग पत्र देना होता है या किसी मंत्री को हटाना है या शपथ ग्रहण कराना है। तो उस दृष्टि से ये जो अनुच्छेद में वो व्यवस्था चाह रहे हैं ये पूरी तरह से प्रतिकूल है। तीसरा जो उन्होंने संविधान में ये संशोधन कहा है वो ये कहा है कि अगर विधानसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से राज्यपाल को उसके पद से हटा दे। ये भी एक तरीके से हमारे संविधान के एकदम खिलाफ है। तो उन्होंने जो ये बोला राज्यपाल को राज्य की विधानसभा में, जैसे उन्होंने कहा कि माननीय राज्यपाल के खिलाफ अगर वो चाहें तो राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो वो तो सीधा सीधा हुआ कि अनुच्छेद 153 का सीधा ही उल्लंघन हो जाएगा, जिसमें हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब राज्यपाल की नियुक्ति उनके द्वारा की जाए और 156(2) में जैसे उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त व्यक्ति को त्यागपत्र देना चाहिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष को। तो ये तो एकदम से किस तरह से उन्होंने सोच के ये कहा है, मैं उस बात की व्याख्या में नहीं जाऊंगा। लेकिन और दूसरा जैसे इसी से संबंधित उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत के माध्यम से हम इस तरह से इसको लेकर के आए। तो ये माननीय सभापति जी, मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने तीनों संविधान संशोधन दिए हैं ये वास्तव में हमारे सोच के भी खिलाफ हैं और हमारी जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है और जो हमारा एक बहुत खूबसूरत संविधान बनाया गया था उसके खिलाफ भी है। जब 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उससे पहले 11 सत्रों में 165 दिन तक इस पर लगभग 400 विद्वानों ने निरंतर चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए ये हमारे देश के लिए किस तरह से उचित होगा उस तरह से उन्होंने इस संविधान की व्यवस्था की थी। और जैसे 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे देश में लागू हुआ, पूरी दुनिया के लोगों ने इस संविधान की बहुत प्रशंसा की थी और प्रशंसा करते हुए ये कहा था कि भारत के संविधान में वास्तव में लचीलापन भी है और लचीलेपन के साथ साथ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि जिसके माध्यम से ये देश अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने जिस तरह से ये व्यवस्थाएं की थी उसमें आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में एक जो नीति निर्देशक तत्व भी इसमें शामिल किए गए हैं, उनमें भी स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था की गई है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुच्छेद 51 के माध्यम से और 37 से 50 के माध्यम से हमारे देश में कैसी व्यवस्थाएं हों उसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्व भी लिखे हैं। तो वो जो हमारा चौथा अध्याय है संविधान का, जिसमें अनुच्छेद 51 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें भी सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका है उस पर भी विस्तार से कहा गया है और साथ ही देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इस तरह से पूरा व्यवस्थित है जिसमें बहुत ज़्यादा संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है कि कई मौक़ों पर
हमारे देश की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, चूंकि इसमें ऐसा अधिकार है, तो संविधान संशोधन हुए हैं और कई बार तो बड़े आश्चर्यजनक माननीय सभापति जी संशोधन हुए हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये देश में जब संविधान 1950 में बना, उसी दौरान हमारे देश में एक वैकल्पिक सरकार बनी थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरान दो अखबारों ने, एक ऑर्गेनाइजर था और दूसरा हमारा रोड क्रॉस एक अखबार था, उन दोनों अखबारों में आलोचना होने के कारण उन अखबारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में प्रतिबंधित किया था। वो अखबार चले गए कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उनके प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। तो मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से ये खेद जरूर व्यक्त करना चाहूँगा कि पहले आम चुनाव से पहले ही हमारे देश में पहला संविधान संशोधन तत्कालीन सरकार के द्वारा लाया गया था और सिर्फ इसलिए लाया गया था कि लोगों की बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके या उसको प्रतिबंधित किया जा सके। ऐसे अनेक संशोधन हुए हैं। हम लोगों को वो काल भी याद है, मैंने इसको पढ़ा भी है, कि जो इस देश में संविधान का 39वां संविधान संशोधन हुआ था, वो संविधान संशोधन केवल एक उस समय की जो प्रधानमंत्री थी उनकी कुर्सी को बचाने के लिए हुआ था। 12 जून 1975 को एक प्रयागराज हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था। उस निर्णय के द्वारा रायबरेली का चुनाव अवैध घोषित किया गया था। उस चुनाव को अवैध घोषित करने के जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उस आदेश को बदलने के लिए 7 अगस्त 1975 को लोकसभा में एक बिल पारित किया गया और उसके द्वारा प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री के पद को न्यायिक समीक्षा में नहीं लाया जा सकता, ऐसा बिल पास किया गया। और 8 अगस्त 1975 को राज्यसभा में वही बिल दोबारा पारित करके उसको फिर प्रदेशों के लिए भेजा गया। 9 अगस्त को इस देश की 17 विधानसभाओं में उस बिल को पारित किया गया, उनकी सहमति ली गई। और 10 अगस्त को यह भी मैं आपको कहना चाहूँगा, उस दिन रविवार था, 10 अगस्त को रविवार को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर लिए गए और 10 अगस्त को ही वो गजट भी कर दिया गया था। इस तरह से भी इस देश में संविधान के संशोधन हुए हैं। संविधान संशोधन इसलिए भी हुए हैं कि एक महिला को अगर गुजारा भत्ता न देना पड़े, उसके लिए भी इस देश की हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने संविधान संशोधन किए हैं। लेकिन वहीं पर संविधान संशोधन लगातार होते जाए, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन हमने केवल 8 संविधान संशोधन किए। उन 8 संविधान संशोधनों को मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया, वो न्यायिक सेवाओं में एक आयोग के गठन के लिए किया था। हमने पहला संविधान संशोधन किया, न्यायिक सेवाओं में जो नियुक्तियां होती हैं उसके लिए एक आयोग बने, उसके गठन के लिए किया था। दूसरा संविधान संशोधन, हमारी सरकार ने कुल 8 संविधान संशोधन किए। दूसरा संविधान संशोधन हमने जो बांग्लादेश की सीमाओं के साथ 40 वर्ष से अधिक समय से विवादित क्षेत्र था, उस क्षेत्र के गांवों का परिवर्तन एक दूसरे से हो सके, उनके नागरिक एक दूसरे देशों के नागरिक बन सकें, उनको नागरिकता प्रदान की जा सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने दूसरा संविधान संशोधन किया था। तीसरा संविधान संशोधन हमारी सरकार ने इस देश में एक टैक्स एक देश ऐसा बनाने के लिए, जीएसटी हमारे देश में लागू हो सके, उसके लिए हमारी सरकार ने तीसरा संविधान संशोधन किया था। चौथा संविधान संशोधन हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया था। पहले हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग की बातें तो बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं पिछड़ा वर्ग और ये, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने ये चिंता नहीं की थी कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारी सरकार ने जो चौथा संविधान संशोधन किया था, वो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी सरकार ने वो संविधान संशोधन किया। 5वां संविधान संशोधन हमने ऐसे जो गरीब तबके के लोग थे
जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, उनको आर्थिक स्थिति, आर्थिक आधार पर उनको स्कूल शिक्षा से लेकर के उनको नौकरियों तक में 10% का रिजर्वेशन दिया जाए। इसके लिए हम 5वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे। 6वां संविधान संशोधन हम इसलिए लेकर के आए थे कि राज्यों में और लोकसभा में जो हमारी रिजर्व सीटें होती हैं, उन रिजर्व सीटों का कार्यकाल 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा था। 25 जनवरी 2020 को उनकी जो रिजर्व सीट का जो कोटा होता, आरक्षण होता है, वो आरक्षण समाप्त होने वाला था। तो हमारा जो 6वां संविधान संशोधन था, हम वो इसलिए लेकर के आए थे कि वैसे ही सीटों का राज्यों में और लोकसभा में वो रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें आरक्षित बनी रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। एंग्लो इंडियन का हमने उसमें लोप कर दिया था। एंग्लो इंडियन के लिए जो संविधान सुरक्षित सीटें थी उनको हटा दिया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का रिजर्वेशन वैसे ही बरकरार रहे 10 साल तक। उसके लिए हम 6ठा संविधान संशोधन लेकर के आए थे। और 7वां संविधान संशोधन हम इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि राज्यों को हमने एक अलग से अधिकार दिया था, राज्यों को उनके अधिकार को बहाल करने के लिए कि वो अपने प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को चिन्हित कर सकें और उनके लिए उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए, उस दृष्टि से वो व्यापक परिवर्तन कर सकें। उसके लिए उनके अधिकार को बहाल करने के लिए हमने 7वां संविधान संशोधन किया था। और 8वां संविधान संशोधन जो वास्तव में आज नहीं, इस देश की बहुत आने वाले भविष्य पर भी बड़ा प्रभाव डालने वाला है। 8वां संविधान संशोधन हम महिलाओं को देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं में आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अधिनियम 2023 के लिए लेकर के आए थे। ये हमने 8 संविधान संशोधन किए। नारी वंदन अधिनियम जो लेकर के आए हैं, उसके द्वारा न केवल महिलाओं को आरक्षण प्रदेश में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में मिलने जा रहा है, वहीं ये बात भी हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। अभी जिस तरह से 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हमने एक आयाम पर काम नहीं किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे, महिलाओं का विकास नहीं कर रहे, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए? पहला विषय तो ये है कि संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए। और संविधान में यही व्यवस्था है कि अगर लोकहित में, देशहित में, राष्ट्रहित में और लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। ये देश की पहली सरकार है माननीय सभापति जी, देश की पहली सरकार है जिसने सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। हमने किसी भी संस्था के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। राज्यपाल के अपने अधिकार होते हैं, राज्यपालों को ये लोग जरूर देते थे, पहले ये उनको आदेश देते थे, वो करते होंगे काम, मैं उसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, ये इनका स्वभाव है। ये अपने स्वभावगत कारणों से हम लोगों के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं। कई बार ये कहते हैं कि ईडी है, सीबीआई है, विरोधियों, अरे हम ईडी और सीबीआई सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। कोई माननीय किसी के ऊपर आरोप लग जाता है तो कहते प्रधानमंत्री ने करा दिया, किसी की जांच होती है प्रधानमंत्री ने करा दिया, किसी की जांच होकर चार्जशीट लग जाती है प्रधानमंत्री ने करा दिया, अब जेल चले जाते हैं प्रधानमंत्री ने भेज दिया, अदालत जमानत नहीं देती है तो प्रधानमंत्री जमानत नहीं देते हैं। पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी हिम्मत हो तो हमको भेजो, अब जब चले गए जमानत नहीं मिल रही तो हम लोग उसमें क्या करें। अब ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तो नहीं है कि एक तरफ से सबको बांट दिया जाए। जिसके ऊपर आरोप होगा उसकी जांच भी होगी और उसकी जांच के साथ साथ अगर आरोप सिद्ध पाए गए चार्जशीट भी होगी और चार्जशीटों में अगर साक्ष्य होंगे तो उसको सजा भी होगी। ये हमारे देश की व्यवस्था है। तो मैं माननीय सभापति जी कह रहा था, उन्होंने ध्यान दूसरे तरफ भटका दिया। अब आप विषय पर बोले। मैं अपने विषय पर हूँ कि संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए जी। संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए, मैं इसलिए विषय पर हूँ। और मैंने उनके संविधान संशोधन, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया पहला संविधान संशोधन हो, जो इस देश में जिस संविधान की बहुत प्रशंसा हो रही थी, केवल 18 महीनों से कम समय में ही
18 मार्च 1951 को पहला संविधान संशोधन आम चुनाव से पहले जिस सरकार ने किया हो, उसने संविधान के साथ कैसा न्याय किया होगा, ये आप सबके विचार के लिए मैं छोड़ता हूं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन जिस तरह से आपातकाल में संविधान संशोधन हुआ है, उसको देश ने देखा है, किस तरह से पूरे संविधान का ढांचा उलटपलट कर दिया गया था। और जैसे मैंने अभी अपने पूर्व में कहा कि केवल 7, 8, 9, 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति जी का शासन हस्ताक्षर लिया जाता है और उसी दिन गजट होता है, और केवल इसलिए होता है कि न्यायालय के अधिकार को रोका जा सके, और रोक करके वही प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए आपातकाल लेकर के आया गया था। ऐसे लोगों से संविधान में संशोधन जो हमने किए हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं। अगर हम आपकी कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी है, क्योंकि ये कई लोगों का स्वभाव होता है, ये स्वभावगत होता है। कई लोग किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस कारण वो संविधान में संशोधन लाते हैं। आलोचना बर्दाश्त नहीं थी, संविधान संशोधन लाए। न्यायालय का आदेश उनके पक्ष में नहीं था, संविधान में संशोधन लाए। न्यायालय में वोट बैंक की राजनीति थी, संविधान का संशोधन आया। और कई लोग तो ऐसे थे जिनके हाथ में संविधान संशोधन नहीं था, तो पार्लियामेंट से लाया हुआ बिल फाड़ दिए थे प्रेस में। ये इन लोगों का स्वभाव है। इस स्वभाव को वो स्वभावगत कारणों से ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि ये देश संविधान से चले, व्यवस्थाएं संविधान से चलें, और इसी कारण वो इस तरह के संविधान संशोधन करते हैं। हम ऐसे संविधान संशोधनों में ना तो विश्वास रखते हैं, ना ऐसे संविधान संशोधन हमारी सरकार ने किए। मोदी जी की सरकार ने जो 8 संविधान संशोधन किए, मैंने बहुत संक्षेप में आपको उनके कारणों के विषय में बताया। मैं इस सदन में पूरे सभी को चैलेंज करता हूं कि इस 8 संविधान संशोधन में कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जो नहीं होना चाहिए था, जिसके द्वारा इस देश के लोगों को और देश का और राष्ट्र का हित नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी संविधान संशोधन मोदी सरकार ने नहीं किया। इसलिए मैंने ये बात को कहा। और जैसे मैंने कहा कि संविधान संशोधन के साथ साथ संविधान का सम्मान करना, ये भी हमारी सरकार की। आप संविधान का जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, माननीय सभापति जी, बस 2 मिनट मैं इस विषय पर आपसे अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने संविधान के संशोधन का और संविधान का उपयोग कैसे लोगों के लिए किया जाए, वो किया है। हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये अध्याय 4 में दिए गए हैं। 36 में जहाँ परिभाषा 37 से 50 तक इस देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आए, उस दृष्टि से नीतियां बनाई गई हैं, और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर चुनी हुई सरकार इन पर चलेगी तो राष्ट्र के लोगों का भी हित होगा और राष्ट्र के लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। और मोदी जी ने उन सारी चीज़ों को किया है, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो कहेंगे मोदी सरकार की ये उपलब्धियां बता रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हम संक्षेप में जरूर कहेंगे, हमने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लोगों को घर देना हो, घरों में शौचालय देना हो, पीने का साफ पानी देना हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना हो, लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कें बना करके गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, और उसके साथ साथ लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़े। सुविधाएं बढ़ाने का काम भी हमने किया है। हवाई जहाज हो, रेल हो, नेशनल हाईवे हो, परिवहन के अन्य साधन हो, उसके साथ साथ बिजली की पूरी आपूर्ति हो, लोगों को पानी समय पर मिले। आज लोग जाते हैं सर, मोबाइल पर आप ले लेते हैं, बोर्डिंग पास निकाल लेते हैं, बिल बिजली का जमा कर देते हैं, फ़ोन का जमा कर देते हैं। 2014 से पहले कैसी परिस्थितियां हुआ करती थी। आज बैंक जाने में बैंक की लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहां हमने लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं, वहीं जीवन जीने की सुविधाएं भी बढ़ाई हैं, और उसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा हो, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया है। माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये संविधान बहुत सुंदर है। इस देश के विद्वानों ने इस संविधान को जब बनाया, पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है, और वास्तव में ये देश में लोकतंत्र को कायम करने में खरा रहा है। और आज जो संविधान है, उसी के कारण आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं पूरी दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ा देश, जिसने अच्छे तरह से लोकतंत्र को पाला पोसा है, और जहां पूरी तरह से लोकतंत्र है, वो देश केवल भारत देश है। वहीं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, उसके लिए भी सरकार ने काम किया। ये जो अध्याय 4 में संविधान में व्यवस्था दी गई थी, ये किसी सी भी सरकार पर मतलब ये नहीं था कि इसको करना जरूरी है।
ये सरकार की स्वेच्छा पर था कि वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है कि नहीं करती। लेकिन हमारी सरकार ने उन नीति निर्देशक सिद्धांतों पर पालन करके पिछले 10 वर्ष में लोगों के जहां ज़रूरतें पूरी की, सुविधाएं बढ़ाई, वहीं लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। उसी का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर था। उसमें ये 4 प्रमुख रूप से बातें कही गई थी, बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि 4 बातें ये कही गई थी कि किसी हमारे देश का पूरी दुनिया के साथ इस तरह से संबंध होगा कि हम दुनिया के देशों के साथ हमारे विश्वास और सुरक्षा की हम उसकी सहमति रखें। दूसरा, अगर कोई विवाद होता है तो हम उसको पंचायत के द्वारा निपटाएं। दूसरे देशों के साथ संबंध हम सम्मान के आधार पर निश्चित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक विदेश नीति को अपना करके जिस तरह से काम किया है, न केवल हमने दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, दूसरे देशों में जहां ज़रूरत थी लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं, उनके साथ सम्मान रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का हमने पालन भी किया है। और उस दृष्टि से आज दुनिया में भारत की छवि एक अलग तरह के देश की बनी है। वो हमारे देश के संविधान के कारण ही है। इस संविधान इतना सुंदर है कि इस संविधान का पालन करने के कारण आज ऐसी स्थिति बनी कि आज दुनिया के आकर्षण का केंद्र भारत बन गया है। और सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि हमारे संविधान में ना तो ये कहा गया है कि आर्थिक रूप से ताकतवर होकर के हमको आर्थिक ताकत बनना है, न ये कहा गया है कि दूसरों का हिस्सा लेकर के भौगोलिक ताकत बनना है। हमारे देश में मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी गई है और वो हमारी भारत की संस्कृति मानव केंद्रित विकास को पूरी तरह से मोदी सरकार ने अपनाया और वो भारत की संस्कृति में था, कहीं नया विचार नहीं आया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की जब स्थापना की थी, जो उन्होंने फिलॉसफी दी थी, जो दर्शन दिया था, वो दिया था एकात्म मानव दर्शन। मानव के द्वारा, मानव के विकास के द्वारा समाज का विकास, और समाज के विकास के द्वारा राष्ट्र का विकास, और राष्ट्र के विकास के साथ सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप हम पूरे विश्व का कल्याण भी कर सकें। उस दृष्टि से अगर कहीं आवश्यक होता है तो संविधान में संशोधन जरूर करना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने संविधान संशोधन यहाँ पर सुझाए हैं, माननीय सभापति जी, उन्होंने जो 153 कहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैंने विस्तार से उस 153 आर्टिकल की हमने व्याख्या की है और उसके रूप से मैंने कहा कि उसके लिए किसी ऐसे परंतु के लोप करने की आवश्यकता नहीं, वो सामान्य सा था। और कांग्रेस की सरकार के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 7वें संविधान संशोधन में ये परंतु लागू किया गया था और सुविधा के लिए किया गया था कि कहीं राज्यपाल अगर कोई है तो ऐसे राज्यपाल। दूसरा, उन्होंने जो कहा है कि चुनाव के द्वारा होना चाहिए, तो चुनाव के द्वारा होने से जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो उससे एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और राज्यपाल के माध्यम से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के बीच में संबंध भी असामान्य हो सकते हैं। उस दृष्टि से उसका भी औचित्य नहीं है। और तीसरा, जो उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को देना चाहिए इस्तीफा या विधानसभा को ये अधिकार होना चाहिए, वो तो संविधान का पूरी तरह से मैं समझता हूँ उल्लंघन होगा। मैं उपहास नहीं कहूँगा, हालांकि उन्होंने कोशिश यही की है कि उपहास करने की, लेकिन मैं उपहास नहीं कहूँगा। मैं उनका सम्मान करते हुए कहूँगा कि संविधान की दृष्टि से संभव नहीं है। और उसके साथ साथ मैं ये भी उनसे अनुरोध करूँगा कि भारत की सरकार बहुत अच्छे तरीके से संघीय संबंधों को निभा रही है। सारे प्रदेश अच्छी तरह से भारत सरकार से जुड़े हैं, सभी का विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करते हुए सरकार काम कर रही है। मैं माननीय सदस्य से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस संविधान संशोधन अपने विधेयक को वापस ले लें। सरकार उनकी बात को सुनेगी, अगर उनके कोई सुझाव होंगे उस पर भी आगे जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं हो रही हैं। मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस विधेयक को वापस ले लीजिए।